कोई दिक्कत नहीं उससे, उतना ऊपर मैं लिखता भी नहीं। तो प्लेटो को हम लोगों ने पढ़ लिया था कंप्लीटली पूरी तरीके से। प्लेटो आपको समझ में आ गया होगा? कोई क्वेश्चन है प्लेटो से? प्लेटो के ऊपर कोई आपको उसका सिद्धांत जो बहुत प्रभावित किया हो, या कोई ऐसा सिद्धांत जो आपको लगा कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, संभव नहीं है, या कि प्लेटो के बारे में कुछ और चीजें जो जानने को हो आपको? उसका न्याय का सिद्धांत बहुत अच्छा। हाँ, उसका न्याय का सिद्धांत। न्याय के सिद्धांत से आप प्रभावित? शिक्षा का भी ठीक। शिक्षा के सिद्धांत से भी प्रभावित है ना? और और उसका जो सिद्धांत पढ़े, शिक्षा और न्याय। एलिगेरी आप केव का थ्योरी है। हाँ, गुफा। ये जो आप सब कुछ देख रहे हो ये रियल नहीं है, समझ रहे हो? ये भारतीय दर्शन में भी कहीं ना कहीं उसका जिक्र मिलता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, लोग कहते हैं सब मोह माया है, वही बताना चाहता है कि बेटा सब मोह माया है ना? और आप मोह माया में फंसे पड़े हो, मोह माया से ग्रसित हो। अब मोह माया का समय चल भी रहा है ना? इस टाइम पे और बहुत सारे नए नए लोग मोह माया में फंस रहे हैं, क्यों? पर ठीक है, मोह माया में फंसना भी अच्छी बात है, तभी तो आप जानोगे। जब इंसान जब तक वहां जाता नहीं है तो फिर जाने का कैसे? कोई आपको बहुत कुछ से सुना दे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब आप करके सीखते हो। पहले वहां जाओगे, ठोकर खाओगे, फिर सीखोगे, है ना? बाकी कहानियां तो बहुत सुनी है आपने, लेकिन वो उतना लर्निंग नहीं देती। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेटो का एक शिष्य है जो प्लेटो की विचारधारा को आगे लेकर चलता है, जिसका नाम है अरिस्टोटल, अरस्तु, है ना? दस तारीख है आज। कौन सा डे है? ट्यूसडे। बहुत भले लोग आप। यही बोला पर मैं देखना चाहता हूँ। यस, आज ट्यूसडे ही है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं हो नहीं सकता है तो कोई बुराई नहीं है, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपने कहा ट्यूसडे, आपने प्लेटो को, यस, प्लेटो को आपने धारण कर लिया है ना उसके विचारों को। तो देखिए, जो अरस्तु था, लिखिएगा एक लाइन से बारे में। अरस्तु का जन्म स्टाग्रेस, अरस्तु का जन्म स्टाग्रेस में हुआ था। हाँ, देख लीजिए, जो यूनान का ही क्या था, उपनिवेश। यूनान मीन्स एथेंस, ठीक है? यूनान का ही क्या था? उपनिवेश। इंडिया किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश। समझते हो ना? कॉलोनी बना लेना, मतलब गुलाम बना के रख लेना। आज आप लोग गुलाम हो कि नहीं हो? नहीं। गुलाम नहीं हो? किसी के गुलाम नहीं हो, स्वतंत्र हो। यही तो आपका भ्रम है, ठीक है? लेकिन ये भ्रम अच्छा है, बने रहना चाहिए। आज आप लोग को कोई डायरेक्ट गुलाम नहीं बनाता, आज आप लोग इनडायरेक्ट गुलामी करते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं सॉफ्ट गुलामी, क्योंकि आप डंडे के दम पे आप किसी को लंबे समय तक गुलाम बना के नहीं रख सकते, लेकिन प्यार से आप रख सकते हैं। और वो प्यार क्या है? बस दिखाने का। तो लिख लिया आप। अरस्तु प्लेटो का शिष्य और सिकंदर का गुरु था। सिकंदर का नाम सुना है ना? यस सर। सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, सुना है सर? प्लेटो का शिष्य और सिकंदर का गुरु था। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। Who is the father of political science? अरिस्टोटल। And who is the father of political philosophy? प्लेटो। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आता ही आता है हर एग्जाम में, कि पॉलिटिकल साइंस का फादर कौन है, पॉलिटिकल फिलॉसफी का कौन, ठीक है? तो एक्चुअल में प्लेटो जो बात करता है ना, वो प्लेटो फिलॉसफी की ही बात करता है। अभी तक पॉलिटिकल साइंस की बात किया ही नहीं था।
बाद में जो उसने अपने कुछ बुक्स लिखी जिसका नाम था द स्टेटमेंट, द लॉज, ठीक है, उसमें कुछ वो लॉ की बात करता है, लेकिन शुरुआत में क्या बात करता है, सिर्फ फिलॉसफी की, कि हमको कैसा राजा चाहिए, दार्शनिक राजा चाहिए। लेकिन अब प्लेटो जो अरिस्टोटल आता है वो कहता है कि दार्शनिक राजा से नहीं, हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो रूल्स और रेगुलेशन से चले, जो गवर्न होगी जिससे, रूल ऑफ लॉ से, ना कि किसी दार्शनिक राजा से। ठीक है, तो लिखिए इसमें आगे। प्लेटो को अरिस्टोटल ने या अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। क्यों कहा, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि मास्टर साइंस, पॉलिटिकल साइंस को इसमें क्या कहा, मास्टर साइंस, मास्टर साइंस का। ठीक है, अरस्तु ने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था लिसियम। क्या नाम था, लिसियम। अपनी स्कूल बनाया था। यस। प्लेटो ने क्या बनाया था, एकेडमी बनाया था उसने। यस। ठीक है, इसमें ये पढ़ता था, तो ये पढ़ाता था उसमें। ठीक है, प्लेटो अपनी एकेडमी में लोगों को ट्रेन करता था और इसने अपनी एक संस्था बनाई, एक कॉलेज बनाया जिसका नाम था लिसियम। ठीक है, आगे लिखिए। अरस्तु द्वारा द्वंदात्मक, डायलेक्टिकल इसको बोलते हैं, ठीक है, द्वंदात्मक, विश्लेषणात्मक, सबकी पद्धतियां हैं। हाँ, ये स्टडी की मेथड है। ठीक है, निगाह द्वंदात्मक और विश्लेषणात्मक, अन्वीक्षात्मक, ऐसा। ठीक है, पद्धतियों का प्रयोग किया, पद्धतियों का प्रयोग किया। आगे लिखिए। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल और ग्रीन। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, हीगल, यस, ग्रीन, हीगल और ग्रीन, ये जो सारे थिंकर्स हैं, हीगल और ग्रीन, ये आदर्शवादी विचारक हैं। कैसे, आदर्श, आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक क्या होता है, आइडियलिस्टिक आदर्शवाद। हाँ, क्या होता है, क्या होता है वो बताओ। जो ठीक है। पहले आदर्शों को रखे, बाद में जो तथ्य और फैक्ट्स है उस पे काम मतलब वो एक ऐसी व्यवस्था की बात करता जो है काल्पनिक हो। जो ऐसी परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब आइडियल का मतलब क्या है, परफेक्ट व्यवस्था। ठीक है, वो एक ऐसी व्यवस्था को एज्यूम करते हैं अपने दिमाग में। जैसे मैंने पिछली कई बार बात किया है कि आप कैसा लाइफ देखते हो अपने, आप अपने लिए कैसा जीवन देखते हो, कैसा जीवन आपकी नजर में एक परफेक्ट जीवन है कि आपको लगता है कि इसमें मेरी मौज ही मौज रहेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। कैसी लाइफ चाहिए आपको, पीछे वाले जरा बताएं, कैसी लाइफ आप चाहते हो, बोलो, कैसा जीवन चाहिए बच्चों आपको, जीवन में ऐसा क्या चाहिए कि आपको लगे कि हाँ ये सही है, यही चाहिए था, इसीलिए हम पैदा हुए। कुछ नहीं चाहिए, अभी संतुष्ट हो क्या, हाँ? संतुष्ट हो, खुश हो जीवन से अपने आप लोग कि जैसा जी रहे हैं बेस्ट जी रहे हो, परफेक्ट है, ये तो चाहिए था। हाँ? नहीं खुश हो तो बताओ कैसा चाहिए, फिर वही तो पूछ रहा हूँ, क्या चाहते हो जीवन में। कुछ लोगों ने कहा था जैसे उस दिन मुझे अलगाव चाहिए, एकांत चाहिए, जंगल में चाहिए, घर चाहिए, झोपड़ी चाहिए, नदी चाहिए। किसी ने कहा था हमें सारी, किसी ने कहा था कि हमको एक बहुत बड़ा विला चाहिए, ठीक है, जहाँ सारी सुविधाएं हो, सुख सुविधाएं हो। तो सबका अपना अपना एक तरह से थॉट्स है जो आइडियल लाइफ को लेके। आप लोग क्या सोचते हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए बोलो। जब सोचोगे तब तो, सारे फिलोसफर्स ने कहा है कि जो आप सोचोगे वही आप बनोगे, जैसा आप सोचोगे वैसे बनोगे। तो पहली बात तो सोच डेवलप करो आप, तो सोच ही नहीं पा रहे हो क्या, वही जो देखा है वही सोच पा रहे हो। सोचने समझने की शक्ति विकसित हो रही है, सोचने समझने की विकसित
हो जानी चाहिए अब तक, अभी तो ठीक है। अब आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हो, आप नहीं होगी तो कब होगी? आप धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी अब, ठीक है। कुछ नहीं सोच पा रहे हो, जो देखते हो वो सोच पा रहे हो। आप अपनी मम्मी का जीवन एज्यूम करो, कैसी लाइफ? वही लाइफ चाहते हो? हाँ? तो फिर कुछ सोचो अपने लिए, तब तो ठीक। आगे लिखो, सोच के बता रहा हूं। क्या लिखा आपने? आदर्शवादी है। आदर्शवादी विचारक एक अमूर्त विचार से, अमूर्त समझते हो? इनटेंजिबल। हाँ, जैसा कुछ एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। जैसे यूनेस्को की एक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट, उसमें वो कुछ चीजों को शामिल करते हैं जिसको बोलते हैं टेंजिबल, और कुछ चीजें होती हैं इनटेंजिबल। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी हैप्पीनेस ये टेंजिबल है कि इनटेंजिबल? आपकी खुशी महसूस कर सकते हैं, ये टेंजिबल है कि इनटेंजिबल? दिखाई नहीं देती ना। दिखाई देती है पर क्यों खुश है वो नहीं दिखाई देती। अच्छा फिर आपका जैसे आप गाना गाते हो, भजन, आप भजन गाते हो, भजन गाने की एक स्टाइल होगी आपकी, मंत्रोच्चार की एक स्टाइल होगी आपकी, ये टेंजिबल है कि इनटेंजिबल? कोई मेला लगा हुआ है, मेला आप जाते हो घूम के, आपको बहुत मजा आता है, तो मेला टेंजिबल है कि इनटेंजिबल? टेंजिबल का मतलब है जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। इनटेंजिबल का मतलब है जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई वो सब क्या है? इनटेंजिबल, ठीक है। मेला छू लोगे आप जाके, मेले में कोई एक चीज छू होगी, लेकिन वो संपूर्ण मेला थोड़ी ना है, वो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर मेरे लगा बाउंड्री भजन जो आप गा रहे हो, आपकी जो खुशी है वो कोई छू तो सकता नहीं, चलो तुम्हारी खुशी छू लिया मैंने, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, टच नहीं कर सकते आप उसको, तो वो लिखा है इनटेंजिबल। तो आपने लिखा एक अमूर्त, उसको बोलते हैं अमूर्त बोलते हैं, ठीक है। अमूर्त विचार से प्रारंभ करते हैं तथा राज्य और समाज को आदर्शवादी विचारक एक अमूर्त विचार से प्रारंभ करते हैं। अपना विचार कहाँ से प्रारंभ करते हैं? अमूर्त विचार से, तथा राज्य और समाज को प्राथमिकता देते हैं। राज्य और समाज को आप देते हो कि ये थे? नहीं, आपके लिए राज्य जरूरी है? नहीं, तो आपके लिए क्या जरूरी है? तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? मैं से तो तुमसे ही बना बनेगा परिवार। मैं अपने आप में स्टेट हुए बस। यस, ये बात ध्यान समझने की बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपने से ज्यादा तरजीह किसी स्टेट को दे रहा है, ठीक है, तो जैसे आपने राष्ट्रवादी कॉन्सेप्ट सुना होगा, है ना, राष्ट्रवाद की भावना वाला, तो आइडियलिस्टिक हो सकता है, वो आदर्शवादी हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति राष्ट्र से ज्यादा महत्व अपने को दे रहा है तो कहलाएगा व्यक्तिवादी, इंडिविजुअलिस्टिक। अब पूंजीवादी समाज हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक होता है। पहले आप कि पहले राष्ट्र? पहले मैं, बताओ जी। हाँ? पहले मैं, राष्ट्र नहीं, राष्ट्र गया बाद में। और नहीं मैं क्या कर रहा है। लेकिन एक कुछ लोग ऐसा होंगे जो आपको सिखाएंगे, जो आपको बताएंगे कि आप नहीं, पहले राष्ट्र, है ना। वो कभी के साथ वो टूट गया है। वो आपको सिखाएंगे कि आप राष्ट्र के लिए अगर कुर्बान होने की नौबत आए तो आप क्या हो जाओ? कुर्बान हो जाओ। लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक आदमी, व्यक्तिवादी आदमी कभी नहीं होगा। वो कहेगा मैं हूँ तब राष्ट्र है कि राष्ट्र है कि तब तुम हो। मैं हूँ तब सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। मतलब यही को बोलते हैं स्वार्थवादी अप्रोच, ठीक है। स्वार्थी है। यस, हाँ, yes, हाँ। और स्वार्थी होना भी बुरा नहीं है, अच्छी बात है। स्वार्थी होना भी चाहिए एक लेवल तक, जहां तक आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जवाब अपने हित का बस। यस, आपका हित अगर दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है तब बुरा, ठीक है। लेकिन अभी मौका दूंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपका हित दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो ठीक है, ठीक है। आज के टाइम पे जैसे आपने देखा होगा, अगर ऐसा सब सोचने लगेंगे तो फिर सेना में कौन जाएगा? हाँ, ये भी बात सही है। डिफेंस में कौन जाएगा बताओ?
जो एक सैनिक होता है वहां सीमा पे किसके लिए खड़ा है, अपने लिए कि आपके लिए? तू वो भी तो सोच रहा है। अगर वो ये सोच लिया कि नहीं नहीं मेरी जान चली जाएगी, मैं क्यों आऊं इनकी रक्षा करने के लिए। इसीलिए जो बहुत सारे प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री हैं वहां डिफेंस में जाने में लोग कतराते हैं। जैसे अमेरिका में, यूरोप में, वहां लोग सेना में नहीं जाना चाहते। वहां सरकारें बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं जाने के लिए, बहुत ज्यादा फायदा देती हैं, तब लोग सेना में जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं मैं क्यों अपनी जान गंवाऊं किसी के लिए, ये लड़ेगा पागल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और जान मैं दे दूं, क्योंकि लड़ाइयां तो राजनीतिक होगी और मारा जाएगा कॉमन मैन सीमा पे खड़ा हुआ। तो कहता है मैं इनके लिए क्यों जाऊं, मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर जब नहीं जाएंगे तो ऐसे तो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट खतरे में आ जाएगा ना। तो लेकिन ये सोच है, आज जब एक किसी देश में समस्या बढ़ती है तो लोग देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, कहते हैं बढ़ जाए देश, हम जाएंगे अपनी लाइफ जिएंगे। जैसे इंडिया से ही पिछले 10-12 सालों में 20 से 25 लाख लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, सिटीजनशिप यहाँ की छोड़ दी। उनको लग रहा है कि ना यहाँ पानी साफ है, ना खाना साफ है, ना हवा साफ है, क्राइम लेवल बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, तो हम क्यों रहे यहाँ, हम भाग जाते हैं। तो उनके अंदर तो फिर कहोगे आप राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, स्वार्थवाद की भावना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति डेवलप होता जाता है ना, मैच्योर होता जाता है, अपने हितों को समझता जाता है, उसके अंदर स्वार्थवाद की भावना आती भी जाती है। फिर वो समुदाय से ज्यादा अपने बारे में सोचता है पहले, कि पहले मैं, फिर समुदाय, फिर राष्ट्र, ठीक है। लेकिन जो आदर्शवादी विचारक होते हैं वो कहते हैं कि तुम नहीं, पहले कौन, राष्ट्र। अगर राष्ट्र ने कह दिया इसके लिए बलिदान दे दो अपना, उसी विचारधारा को कहते हैं आदर्शवादी, फांसीवादी, नाजीवादी, सर्वाधिकारवादी। समझ रहे हो? वो कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, कुछ नहीं, राष्ट्र का अस्तित्व है तब तुम्हारा अस्तित्व है। वो लोग ऐसा आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बात समझा रही। लेकिन जो एक नया इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पैदा हुई है वो कहती है कि सबसे पहले मैं, उसके बाद ठीक। आगे लिखो, इसलिए आपने क्या लिखा, ये राज्य और समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं और चाहिए पर बल देते हैं। चाहिए मतलब एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए, पर बल देते हैं। मतलब हर चीज इनको एक आइडियलिस्टिक फॉर्म में चाहिए। जैसे एक अच्छा कॉलेज आपको चाहिए नहीं चाहिए, एक अच्छा टीचर आपको चाहिए नहीं चाहिए, एक ऐसी अच्छी सड़क चाहिए नहीं चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था चाहिए जहां बिजली, पानी, सड़क सब मौजूद हो, एक अच्छी सरकार हो जो आपके हितों का ध्यान रखे, ऐसी व्यवस्था चाहिए ना। यही कॉन्सेप्ट है, ये लोग चाहिए कि ऐसा सिस्टम चाहिए। राज्य मांग करती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आगे लिखिए। अब देखो, आपने देखा था ना कि सुकरात को पकड़ के क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया और बाद में उसको विष का प्याला देके मार दिया गया था। यही घटना प्लेटो के साथ भी हुई थी। प्लेटो मारा ऐसे ही था? प्लेटो मारा नहीं था। प्लेटो क्यों नहीं मारा, यस, उसको गुलाम बना दिया गया था, बेच दिया गया था। समझो कैसे? पहले क्या होता था, स्लेवरी सिस्टम चलता था, दास प्रथा, इंसान भी खरीदे बेचे जाते थे। आज जैसे गाय भैंस देखते हो ना, कभी भैंस खरीदते क्यों देखता है, गाय खरीदते हुए क्या देखते हैं सबसे ज्यादा, कितना दूध देती है ना, और हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है कि नहीं। ऐसे ही इंसानों को भी देखते थे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है तो इसका ज्यादा पैसा दूंगा मैं, बढ़िया काम करेगा ये। तो प्लेटो ने अपनी एकेडमी जब ट्रेनिंग देता था तो वो एथेंस के राजा को भी ट्रेनिंग देता था, सिखाता था कि कैसे अच्छे से गवर्नेंस आप कर सकते हैं। एक दिन राजा के मंत्रियों ने उससे कहा कि ये आपका राज्य हड़प लेगा, ये आपको ऐसे ऐसे समझा रहा है ना, एक दिन एक खुद राजा बन जाएगा। राजा उससे भड़क गया, लोग अच्छा आने के बाद उसको बताते हैं। जैसे अगले दिन वो पढ़ाने के लिए आया, राजा ने कहा कि इसको बंद कर लो, बोरी में पैक करो उसको। प्लेटो को उसने बोरी में पैक कर दिया, बोला ले जाओ मार्केट में भेज दो इसको स्लेब बना दो, दास बना दो। अब वो प्लेटो हथकड़ी लगा के बोरे में बैठा हुआ, मार्केट में बैठा हुआ है, इतना बड़ा दिन का, ठीक है। लेकिन उसके कुछ शिष्य गुजरे मार्केट से, कुछ स्टूडेंट। आप लोग जाते हो ना मार्केट, अब एक दिन आप जाके देखो कि आपके गुरुजी वहां बिक रहे हैं सभी, है ना। तो प्लेटो के स्टूडेंट शॉक हो गए कि गुरुजी आप यहाँ क्यों बैठे हुए, ये क्या हुआ। तो बोले कि बेटा ऐसा है कि पहले तुम मुझे खरीद लो, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई खरीदेगा तो मुझसे क्या करवाएगा, बर्तन धुलवाएगा, बेगार करवाएगा। अब तुम तो जानते हो कि मैं किस काम में आ सकता हूँ,
तो तुम लोग मुझे खरीद लो, इसके बाद बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो सौभाग्य यह था कि उसके स्टूडेंट्स ने ही उसको खरीदा, तो वो बच गया दास बनने से, स्लेव बनने से, और फिर से वो अपना काम करने लगा। यही हालत अरस्तु के साथ भी होने को आई। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या किया, अब देखो, जो सुकरात के पास जो कंडीशन आई थी, और सुकरात के पास प्लेटो गया था और बोला था कि गुरुजी भाग जाओ आप, चलो मैं आ गया हूँ, सारा प्रबंध कर लिया हूँ जेल से। तो सुकरात ने क्या कहा था कि अगर मैं भागा यहाँ से तो सिर्फ मेरा शरीर जिंदा रहेगा, और अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मेरा शरीर मरेगा, लेकिन मेरा विचार जिंदा रहेगा। यही हाल अरस्तु के साथ हुआ। तो अरस्तु ने कहा कि भाई मैं तो भागूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एथेंस वासियों को वो दूसरा अपराध करने नहीं दूंगा मानवता के खिलाफ। एक बार तो अपराध ही कर चुके हैं, अब मैं नहीं चाहता कि मेरी जान लेके ये लोग दूसरा अपराध करें। तो समझदारी यही है कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो मतलब प्लेटो और अरिस्टोटल बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखता था। ठीक है, जैसे आप में किसी से लड़ाई हुई और वो कहा कि अच्छा रुको, तुम भी बुला के लाते हैं अपने लोगों को, और तुम कह रहे हाँ हम रुके हैं, जाओ तुम बुला के लाओ, तब तक तुम्हारी पिटाई निश्चित है। ठीक है, अगर 10 लोग आएंगे तो पीटेंगे। समझदारी ये है क्या, मार के भाग जाओ, निकल लो, पी लो, बचपन में करते थे, और इसके बाद बाद देखा जाएगा। तुम यही कर सकते। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें तो प्लेट अरिस्टोटल ने वही किया कि भाई मैं, ये पागल राजा है ना, तो कुछ भी कर सकता है, ये क्या समझेगा मेरी इंपॉर्टेंस कि मैं क्या हूं, ये तो मार देगा आके। लेकिन अगर अरिस्टोटल चला जाता है दुनिया से, प्लेटो चला जाता है दुनिया से, तो ये आप पढ़ ही ना रहे होते आज। ये एथिक्स, इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस कौन जानता है? उसने कहा कि मैं सबसे पहले अपने जान की रक्षा करूंगा, सबसे पहले मैं अपने आप को बचाऊंगा, इसके बाद मैं दुनिया को बचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता हो, आपके मन में आता होगा कि मैं दुनिया ठीक कर दूंगा, दुनिया में सारी जितनी भी सफरिंग है सब खत्म कर दूंगा। लेकिन पहले आप अपने को तो ठीक करो, पहले आप अपने को उस लेवल पे पहुंचाओ। तो मन करता होगा कि गरीबों की बहुत मदद कर दूंगा, लेकिन पहले अपनी तो मदद कर लो, खुद ही गरीब हो, दूसरों की कैसे करो, है ना? तो वो होना चाहिए। आगे लिखिए, अरस्तु एथेंस से भाग गया ताकि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के खिलाफ दूसरा अपराध न कर सके। एथेंस से भाग गया। ठीक है, अब ये जान लो कि जिसने भी सत्ता को चैलेंज किया है, जब जिस जमाने में, उसको भागना पड़ा है, उसको छुपना पड़ा है। ठीक है, तो जो नहीं भागा या कि मरा है या कि भागा है तभी बचा, क्योंकि सत्ता सरकार नहीं चाहती कि कोई ऐसा व्यक्ति जिंदा रहे जो हमारे खिलाफ आवाज उठाए, हमारे खिलाफ लोगों में अनरेस्ट पैदा कर दे, लोगों को सही बात बता दे। ये कभी नहीं चाहती सरकारें। अभी आप आगे मार्क्स को पढ़ोगे, मार्क्स, कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा थिंकर, लेकिन उसका जीवन बहुत ही गुर्बत और गरीबी में बीता है। क्यों? क्योंकि हमेशा छुप के रहता था। कार्ल मार्क्स कभी अपना नाम लिखता भी नहीं था, जो किताबें लिखता था, जो लेटर्स या आर्टिकल लिखता था, कभी अपना नाम नहीं लिखता था, छद्म नाम, कोई फर्जी नाम लिख देता था, और उसके बीवी बच्चे खाने बार मर गए, समझ रहे हो? और वो क्या कर रहा था, वो एक लाइब्रेरी में बैठा लिख रहा था, पढ़ रहा था, ये सारी किताबें लिख रहा था, सरकारों को एक तरह से चैलेंज कर रहा था, बहुत मुश्किल से। लेकिन हाँ, उसका एक दोस्त था, उसी की वजह से उसको खाना पीना मिल जाता था। बाकी वो बहुत, क्योंकि वो जर्मनी में पैदा हुआ और जर्मनी की सरकार उसको शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया, जहां भी दिखे इसको गोली मारो। ठीक है, तो भाग के चला गया जर्मनी से इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में भी छुप के रहता था एक लाइब्रेरी में। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारों से छुप के रहते हैं, या कि सरकार उनके पीछे पड़ती है तो देश छोड़ के दूसरे देश भाग जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति भाग रहा है वो गलत है, क्या पता वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ना, सिस्टम जैसा चाह रहा है वैसा नहीं बोल रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, इसलिए उसके पीछे पड़े होते हैं। आज भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, आपने देखोगे, ईडी है, सीबीआई है, सीबीसी है, पुलिस है, सबका मिसयूज होता है। उनके खिलाफ जो सरकारों को नाक में दम कर देते हैं, जो सरकारों के सामने आप न्याय डाल के सही बात बोल देते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे सिटीजन होना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोग तो डरे जाते हैं ना। क्यों डर जाते हैं? कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा,
मेरे माँ बाप का क्या होगा, और घर वाले खुद ही आपको डराएंगे। वो कहेंगे भी तुम्हें ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, फलाने को देखो उसको नहीं हो रही है, ढकाने को देखो उसको नहीं हो रही है, वो भी तो तुम्हारे साथ का ही है, तो तुम भी शांत हो। तो एक तरह से पूरा जैसे सिटीजन बन जाते हैं जो देश के सिस्टम के लिए खतरा होते हैं, जो सही से नहीं चल पाते। आगे लिखिए। सर ताकि उसके बाद अपराध ना कर सके, क्या लिखा आपने? दूसरे दर्शन से भाग गया ताकि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के खिलाफ दूसरा अपराध न कर सके। पहला अपराध कौन था? जो सुकरात को मारा था, सुकरात को मारा गया था, पॉइजन देके। ठीक है। और दूसरा अपराध था कि प्लेटो अरिस्टोटल ने भाग के बचा लिया अपने आप, ठीक है। तो जब ऐसी कभी नौबत आई तो क्या करोगे आप लोग? भाग जाओ, है ना। जान बचाओगे पहले। मैंने हम तो फिर नाराज। जब जान है तो जहान है ना, जब जान है तो क्या जहान, तो सारी चीजें। इसीलिए अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए जीवन में। किसी दूसरे व्यक्ति को भी या दूसरे सिस्टम को भी इतनी प्रायोरिटी मत देना। सबसे प्रायोरिटी किसको दोगे? खुद सेल्फ, है ना। इस समय ऐसा होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, कभी लगता है सही है ना, कभी कभी आपको लगेगा कि अगर ये नहीं मिला तो फिर मैं क्यों जीऊंगा। नहीं, हमें खुद से ज्यादा इम्पोर्टेंट Yes. कोई नहीं। इसके बिना आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। इस उम्र में ऐसा हो जाएगा, कभी आपको प्यार भी हो जाएगा किसी से, लगेगा किसके बिना जीना है तो इसी के साथ, मरना है तो इसी के साथ। ये मत सोचो, जीना है तो इसी के साथ, मरना नहीं है इसके साथ, ठीक है। मरना तो है ही नहीं। और धीरे धीरे समय के साथ ना रियलाइज भी होता है कि आज हम जिसको चाह रहे हैं उससे अच्छे लोग या अच्छी चीजें और आप इंतजार कर रहे हैं, डिजर्व भी करते हैं, ठीक है। तो आज आप जिसके पीछे पागल हुए फिर रहे होगे ना, दीवाने हुए फिर रहे होगे, अरे ये यही तो चाहिए, क्या पता उससे अच्छा व्यक्ति, उससे अच्छी वस्तुएं, उससे अच्छा सिस्टम आपका इंतजार कर रहा है। तो किसी के पीछे ऐसे दीवाना नहीं हो जाना, पागल नहीं होना, ठीक है। समझना है बस कि ठीक है, वर्तमान में ये बेस्ट लग रहा है, आने वाले टाइम में कोई और बेस्ट लगेगा, समय के साथ चीजें बदल जाती है, अरे वाह, ठीक है। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े सुलझे हुए लोग आप लोग, है ना। सारे बड़े अनुभवी लोग बहुत हैं। समझदार लोग Yes. इस मामले में बहुत समझदार इस मामले में बहुत समझदार हो, मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस और समझदारी है। अच्छी बात है, जो जीवन में होनी भी चाहिए। आगे लिखिए नेक्स्ट। अरस्तु की अध्ययन पद्धति को टेलियोलॉजिकल कहा जाता है, सो उद्देश्यात्मक। उद्देश्यात्मक इसको बोलते हैं टेलियोलॉजिकल। अध्ययन पद्धति को टेलियोलॉजिकल अध्ययन पद्धति कहा जाता है, सो उद्देश्यात्मक। मतलब इसका मतलब है कि किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। इसका क्या मतलब है? पहले से निर्धारित, यस, पूर्व निर्धारित। पहले से सोच के रखा कि वो वैसे होगा। किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है, मतलब ये कहना चाहता है कि सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं कह देते कि जो लिखा हुआ है तुम्हारे भाग्य में वही होगा। तो इसने कह दिया कि हर चीज पूर्व निर्धारित है, जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी हो रहा है, सब पहले से निर्धारित है। तो आपको घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लिखा किसने? ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी ऐसा हो जीवन में आपको डाउन फील होने लगे तो आपको लगो ये तो होना ही था, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, हम प्ले यस, ये तो पहले से निर्धारित है। हमारा क्या है अपना, जो आगे होगा वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए। इस पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले ही कर ली जाती है। जैसे वृक्ष बनने से पहले, मतलब कोई पेड़ है ऐसा, ठीक है, उससे पहले ये कल्पना कर लेते हैं पेड़ कब बना, जब कोई न कोई एक बीज रहा हो, है ना। तो कहते हैं कि पेड़ से जरूरी क्या है? बीज। या कि वो सोच लेते हैं कि बीज रहा होगा तभी तो पेड़ बना है, ठीक है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है उनका। आगे लिखिए। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, मतलब पहले राज्य पहले मनुष्य,
अरस्तु के अनुसार लेकिन पहले राज्य। हाँ पहले राज ठीक है। अरस्तु को ये मानना ही था, पहले राज आया फिर मनुष्य आया। तो लिखिए अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का क्या है? पूर्वगामी। ठीक है, पहले से एग्जिस्ट करता। आप भारत में पैदा हुए हो कि जब पैदा हुए तब भारत बना? पहले भारत बना था है ना? तो वो कहता है इसीलिए राज्य का महत्व ज्यादा है। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा भी, ये भी बात सही है, वो पूरी तरह से गलत नहीं है, कि कुछ चीजें किसी देश व्यवस्था में होने से ही आपको प्राप्त हो जाती है। समझ रहे हो? जैसे आप इंडिया में रह रहे, अगर इंडिया में आप पैदा हुए तो यहाँ के सिटीजन बन गए, यहाँ के वोटर बन गए, यहाँ के संसाधनों पे आपका अधिकार हो गया। ये मामूली बात नहीं है, ये बड़ी बात है। ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो किसी देश के सिटीजन ही नहीं, उनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं, वो कहाँ कैसे कैसे जिए, वो भाग रहे हैं बस, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी उस देश में, कभी उस देश में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए थे कि नागरिकता छीन ली गई। भारत सरकार ने भी ऐसा प्रोविजन बनाया है, तो नागरिकता छीन भी सकती है। अगर आप देश के खिलाफ कंस्पिरेसी करते हुए पकड़े गए, ठीक है, और बहुत बड़े ऑफेंड किए हैं, बहुत बड़े अपराध कर दिया, तो आपकी नागरिकता भी छीन सकती है। और नागरिकता देने का भी प्रोविजन है। ठीक है, आप किसी विदेशी देश के हो लेकिन यहाँ रह रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सरकार आपसे प्रभावित है, तो सरकार कहती है मैं आपको सिटीजनशिप देना चाहती हूँ, वो दे भी सकती है। जैसे एक बहुत बड़े सिंगर हैं पाकिस्तान से जो इंडिया में आए थे, उनका नाम था अदनान सामी। नाम सुना है? गाना सुना है कभी इनका? गाना तो नहीं सुना, पर नाम इनका एक गाना बड़ा फेमस है, मुझे लिफ्ट करा दे, बड़ा फेमस गाना है। नहीं सुना। लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, अल्लाह मुझे लिफ्ट करा दे, कुछ ऐसा है। ये पाकिस्तान के सिंगर थे, लेकिन इंडिया में बहुत दिनों से रह रहे थे, भारत सरकार ने इनको नागरिकता दे दी। बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग जो अलग अलग फील्ड में शानदार काम कर रहे हैं, सरकार ने उनको क्या किया है? सिटीजनशिप दी। ठीक, आगे लिखिए नेक्स्ट। अरस्तु के चिंतन में मध्यम मार्ग का विचार प्रभावी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब उसका सिद्धांत है। ये मध्यम मार्ग क्या होता है? मिडवे, हाँ, बीच वाला रास्ता। बीच वाला रास्ता। बीच वाला रास्ता। बीच का ऐसे कुछ ना एक्सट्रीम जाओ ना कम, मतलब बिल्कुल नहीं, हो जाता है जब सीधे जाओ। जैसे तो कुछ भी बता, ना रेडिकल बनो ना लिबरल बनो, बीच का कुछ सब कुछ और क्लियर है। यस, मध्यम। ठीक। जैसे आपने सुना होगा गौतम बुद्ध का भी मार्ग यही था। हाँ, ठीक है, मीन, मिडवे, मध्यम मार्ग, मतलब बहुत आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना। जैसे कुछ धर्म ऐसे हैं जहां बड़ा एक्सट्रीमिज्म है, ऐसे भी नहीं बड़े रूल्स रेगुलेशन हैं, बड़े सिद्धांतवादी हैं, है ना, तो कहते हैं कि नहीं मैं इस चीज को हाथ तक नहीं लगाता, या इस चीज को मैं छूता तक नहीं हूं, इतना कठोर पालन करता हूं मैं इस चीज का। अरस्तु और बाद में गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि सब करने की जरूरत नहीं है। जीवन आपको जीने के लिए है, एंजॉय करने के लिए है, किसी को साबित करने के लिए नहीं। कई बार आपके जीवन में लगेगा कि ये जीवन नहीं अपराध हो गया है क्या? हर वक्त आप साबित कर रहे हो, करते हो ना? कभी दूसरे की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करते हो, कभी माँ बाप की नज़र में, कभी दोस्तों की नज़र में, कभी टीचर की नज़र में, हम कितने अच्छे हैं, वाह। करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे रहो, एक्सट्रीम मत जाओ। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब कि मैं ये कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, या कि मैं ये नहीं करूंगा, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली है, या मैं छूंगा नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगा। जैसे एक लाइन है उपनिषदों में कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसका मतलब है कि भोग करो लेकिन त्याग करो, भोग करो लेकिन त्याग करो। जैसे मान लो आपको, कितने लोगों को इस क्लास में मिठाई या रसगुल्ला बहुत पसंद है? कितने लोगों को रसगुल्ला बहुत पसंद है, खूब मीठा खाना पसंद करते हैं, या कि अच्छा अच्छा खाना खाना पसंद है? ठीक है, अब देखो ये आपको पसंद है, लेकिन अगर आप इसका एक्सट्रीम कर दो, जिसको रसगुल्ला पसंद है वो 10, 20, 50 रसगुल्ला डेली खा रहा है, तो क्या ज्यादा दिन तक खा पाएगा वो? बिल्कुल ऐसा
वो मर जाएगा जल्दी, क्योंकि उसको डायबिटीज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसको अच्छा बहुत पसंद है तो वो एक डेली खाता है या कि आधा डेली खाता है, तो लंबे समय तक खाएगा वो। मतलब उसके जो इंटरटेनमेंट या इंजॉय करने का टाइम ड्यूरेशन है वो लंबा चलेगा, वो जब तक जीवित रहेगा तब तक मौज करेगा। इसी का एक मिलता जुलता रूप आप बेंथम को जब पढ़ोगे तब वो भी कहेगा कि आपके जो हैप्पीनेस की इंटेंसिटी है वो कितनी लंबी चलती है, उससे पता चलता है कि आपने सुख कितना भोगा है। तो आप इंजॉय करिए, जीवन में सारी चीजें करिए, बस एक्सट्रीम मत जाइए। एक्सट्रीम समझ रहे हो कि या कि जान देने दे दिए और या कि जान ले न लीजिए किसी, ठीक है? आपको ये नहीं करना है, इंजॉय करना है, सारी चीजें देखनी है। गौतम बुद्ध का जो बुद्ध धर्म था इसीलिए डेवलप ही होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कठिन ऐसी पद्धतियां हैं जो सबके लिए करना संभव नहीं। तो कहते हैं कि हम एक ऐसा धर्म बनाएंगे जहां सब मौज में रहेंगे, जिसका जो मन करे जैसे मन करे रहो, जैसे मन करे खाओ, जैसे मन करे जो मन करे करो, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है? तो जीवन में भी आपके यही होना चाहिए, क्या? मध्यम मार्ग, कि सारी चीजें देखेंगे, सारी चीजें समझेंगे, लेकिन हाइपर नहीं होंगे किसी के, हर चीज को एंजॉय करेंगे, ठीक है? आगे लिखिए, क्या हुआ? नेक्स्ट लिखिए, लिख लिया। मध्यम मार्ग का प्रभावी है। अरस्तु के चिंतन में यह विचार प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता है। अरस्तु के चिंतन में यह विचार प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता है। शासन प्रणाली और संपत्ति के संदर्भ में भी उसने मध्यम मार्ग का सहारा लिया है। किसमें? शासन प्रणाली हुआ प्रॉपर्टी के संदर्भ में, ठीक है? ये नहीं कि आप संपत्ति बनाने के पीछे पागल हो जाओ। संपत्ति किस लिए बनाई जाती है? पैसा किस लिए बनाया जाता है? इंजॉय करने के लिए ना, उसका भोग करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। पता चला पैसा बनाने के चक्कर में पैसा आपको भोग रहा है, आप पैसे को भोग नहीं रहे। बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं ना कि भाई मैं कितना बना लूं, और फिर बाद में उसी की चिंता में रहते हैं कि इसको मैं संभालूं कैसे, तो वो इंजॉय नहीं कर पाते, वो खत्म हो जाते। तो आप हर चीज करो, लेकिन वो आपके लिए बना है, ना कि आप उसके लिए, ये ध्यान रखना चाहिए। दुनिया में हर चीज किसके लिए है? आपके लिए। अगर आप उसको नहीं यूज करोगे तो कोई दूसरा उसको यूज करेगा, समझ रहे हो? या कि ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे के लिए यूज होने लगे, ऐसा भी होता कहीं पर। तो दुनिया में हर चीज को ऐसे देखना है कि हमको हर चीज को क्या करना है? एंजॉय करना, मस्त मौला फक्कड़पन वाली लाइफ जीना है, ठीक है? कि हर चीज देखनी है, किसी चीज से परहेज नहीं है, लेकिन हाँ किसी चीज में हमको इतना डूबना भी नहीं, ठीक है? नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार राज्य के विकास का क्रम, सबसे पहले क्या आता है उसके अनुसार? सबसे पहले आता है परिवार। परिवार ही जब बड़ा हो जाता है तो क्या बनता है? गांव। और गांव जब बड़ा होता है तो ही बन जाता है राज्य, ठीक है? वही बात समझ आ गई? ये ऐसे ऐसे स्टेट का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले क्या बनता? राज्य का क्रम, ठीक है? परिवार, फिर गांव, फिर राज्य, ठीक है? हीगल का भी आपने नाम सुना ना? हीगल ने कहा है कि धरती पर ईश्वर का अवतार है तो वो राज्य। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। कैसे अवतार है? जैसे आप जब कभी कोई संकट में होते तो आप किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं, है ना? आपको कोई पीट रहा है, कोई आपकी पिटाई कर रहा है, या आपके साथ कोई ऐसी अपनी घटना हो गई, अपराध हो गया, आप भगवान को याद करते हो? पुलिस को याद करते हो आप। तो पुलिस यहाँ भगवान का रूप है। ऐसा करना चाहता है किसने? हीगल, ठीक है? और जब पुलिस ही अपराध करे तो परिवार को याद करोगे, फिर भगवान को याद करोगे। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस अपराध कर देती है ना?
थाने में पता चला कोई महिला गई थी रिपोर्ट लिखाने कि मेरे साथ रेप हुआ है, गलत हुआ, थाने वालों ने उसका फिर से रेप कर दिया। यस यस, ऐसी कई घटनाएं हुई। कई सारे निर्दोष लोग थाने में बंद थे, पुलिस वालों ने पीट पीट के मार दिया, फर्जी इनकाउंटर कर दिया। यस, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो यही होता है ना, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर किसको बुलाओ। लेकिन कॉन्सेप्ट ये इनको इसलिए बनाया गया है कि आपकी रक्षा करेंगे जब आप विपत्ति में होंगे, प्रॉब्लम में होंगे। ऐसे ही आपका परिवार आता है, परिवार भी तो आपके लिए मदद हेल्प करने आता है ना। किसी समस्या में होते हो तो सबसे पहले हेल्प कहाँ होती है आपकी? आपके परिवार से। अपने मम्मी पापा भाई बहन को याद करते हो, है ना। घर से आप निकल के यहाँ आए हो, किस कॉन्फिडेंस में आए हो? किसका भरोसा लेके आए हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सुरक्षित जाऊंगी, सुरक्षित आ जाऊंगी? पुलिस का किसका भरोसा है? बगल में आप बैठे हो, आप लोग एक दूसरे से डर नहीं रहे हो कहीं ये चाकू न मार दे बगल से। ये भरोसा कहाँ से बनता है? ये कानून नहीं होता तो सभी को मार देते हैं। ये भरोसा बना है स्टेट की वजह से, राज्य की वजह से। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपको बगल वाले भरे भरोसा ना हो, लेकिन सरकार में भरोसा है। अगर मेरे साथ इसने कुछ गलत किया उसकी सजा देगा तो सरकार इसको सजा देगी, जस्टिस करेगी, न्याय होगा प्लेटो के अनुसार। तो ये जो व्यवस्था बनी है ये भरोसे पे बनी है। और जब भरोसा टूटेगा तो व्यवस्था क्या हो जाएगी? खत्म होगी। सारी चीजें किस पे टिकी होती है? नेचुरल स्टेट, हॉब्स लॉ पुरुषों को भी आप पढ़ोगे, वो कहते हैं कि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पहले सब लड़ रहे थे एक दूसरे से, ठीक है। फिर लोगों ने आपस में समझौता किया कि भाई क्यों लड़ रहे हैं, व्यवस्था बना के एक सरकार बना लेते हैं और हम लोग लड़ेंगे नहीं, अगर जो गलत करता है किसी के साथ उसको सजा देगी सरकार। तो वही है नेचुरल स्टेट से हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसी को बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। पढ़ोगे भी आप, ठीक है, पढ़ लिया? नहीं पढ़ी थी, हॉब्स रूल्स और हाँ, सेकेंड में पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। आगे लिखिए, उसको डिटेल में पढ़ोगे। लिखिए आगे, क्या लिखा आपने? अरस्तु के अनुसार राज्य, आगे लिखो, अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक व प्राकृतिक संस्था है। राज्य समुदायों का समुदाय है। राज्य क्या है? समुदायों का समुदाय है। व्यक्ति का संपूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। व्यक्ति का संपूर्ण नैतिक विकास कहाँ संभव है? राज्य में ही संभव है, ठीक है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए, राज्य का अस्तित्व किसके लिए भाई? जीवन के लिए। लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए, आपको राज्य क्यों चाहिए? एक गुड लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वो या तो पशु है या देवता है। राज्य का मतलब है व्यवस्था से, सिस्टम से, डिसिप्लिन से, लॉ एंड ऑर्डर से, रूल्स एंड रेगुलेशन से, ठीक है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता देवता है। देवता है। यस देवता है। यस, समझिए। दो लोग ही स्टेट से बाहर आते हैं, मतलब उन पे ज्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं चलते, ठीक है। अगली लाइन लिखिए। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है। राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं क्या है? सर्वश्रेष्ठ। राज्य से बढ़ के कुछ नहीं। गाना कौन गा रहा है? सर्वश्रेष्ठ, आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ। आप में से कोई गाना गा रहा है क्या? उजाला गई तो गाना, उजाला गई? गाने नहीं, क्लास करने वो क्लास नहीं है। आप में से किसी को गाना गाने आता है? गाते तो सब है, आवाज बुरी हो सकती है। आवाज नहीं होती, हाँ सर, हो सकती है, किसी की आवाज अच्छी है। सबकी अपने लेवल पे सबकी आवाज अच्छी है। हाँ, आपको भी अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी ही आवाज बुरी लगती हो? ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई?
वीडियो में सब सुनते हैं तो बुरी लगती है अपनी आवाज। चलो आज ये बहुत बड़ा सोशल एंजाइटी का कारण बन चुका है। ये आपको अपनी आवाज बुरी नहीं लगनी चाहिए, आपको अपना चेहरा बुरा नहीं लगना चाहिए, आपका अपना बॉडी आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आज के दौर पे, अभी कल ही परसों की न्यूज आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। हाँ क्योंकि मम्मी ने उनका फोन छीन लिया। बोला नहीं बच्चा फोन नहीं देंगे, बच्चे का मैं जान दे दूंगा, कूद गई तीनों छत। आजकल सोशल मीडिया के टाइम पे, इंस्टाग्राम के रील्स के दौर में, रील तो सब लोग देखते होंगे ना, तो कभी कभी आपने अपने आप को ऐसा फील किया है कि देखो ये लड़की कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे तो मैं नहीं दिखती हूँ, मैंने नहीं फील करी, तो मैं बहुत मैं कभी फील करती हूँ। ऐसा डांस ये कर रही है, ऐसी एक्टिविटी ये कर रही है, मुझे तो नहीं आती है ना। देखो ये कितनी गोरी लग रही है, इतनी गोरी मैं नहीं हूँ, मैं तो काली हूँ। होता है और समाज भी आपको कई बार उस चीजों को इंडिकेट करता है ना। समाज घर में भी आपको कई बार ऐसा कर देंगे, काली हो कौन ब्याह करेगा तुमसे, वो तो ये क्या है। यस, ये समाज आपको एक तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में डालने का प्रयास करता है। ब्यूटी का स्टैंडर्ड गोरा कब से हो गया भाई? काले लोग भी अच्छे होते हैं, ठीक है, ब्यूटी रंग की मोहताज नहीं होती है, लेकिन समाज में ऐसा बना दिया कि गोरा ही अच्छा कलर होता है, गोरा कलर तो सबसे घटिया होता है। हाँ कैंसर का इजाद खतरा है। लेकिन सही बात है। समाज का ऐसे नॉर्म्स बन गए हैं, है ना। घर वाले अगर शादी के लिए बहू खोजने जाएंगे तो क्या कहेंगे, पहली शर्त क्या होगी, ऐसा क्यों? से पूछना पड़ेगा सर ऐसे। ये है उपनिवेशी मानसिकता, घटिया सोच। ब्यूटी का स्टैंडर्ड कोई रंग नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे अफ्रीकन मुल्क के लोग भी आप देखोगे बहुत खूबसूरत होते हैं, भले वो ब्लैक हैं, लेकिन ब्लैक भी खूबसूरती का प्रतीक है, कलर कोई खूबसूरती का प्रतीक नहीं है। तो लेकिन आज के इस दौर में आप लोगों को बहुत सारे यूथ, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये रिसर्च है कि बहुत सारे यूथ सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें देख के अपने आप को लो, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा मत फील करना कभी, आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है। कोई नहीं है आपकी टक्कर का, आपका मतलब आपके लेवल का कोई है ही नहीं, चाहे वो गोरा हो, लंबा हो, ऊंचा हो, सड़ा हो, जैसा भी हो, ठीक है। आप बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, थैंक यू सर। ये आपको सोचना है, ठीक है। आगे लिखिए। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार आदर्श शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए। पॉलिटी पॉलिटी की बात, ठीक है। राज्य की जनसंख्या ना तो ज्यादा और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। प्लेटो के राज्य की जनसंख्या कितनी थी बच्चों? 540। हाँ, ये तो बहुत कम थी ना, इतने में क्या हो। लेकिन इसने कहा कि जनसंख्या इतनी हो कि ना बहुत ज्यादा हो भारत की तरह और ना कि बहुत कम भी हो, ठीक है। अमेरिका नहीं, अमेरिका की जनसंख्या आइडियल जनसंख्या, इसीलिए अमेरिका बहुत सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से जितनी जनसंख्या चाहिए उतनी ही है। इतना बड़ा देश है, आबादी है 1 and only 33 करोड़। 33 हमारे उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, समझ रहे हो? तो उनके पूरे देश में हमारा एक स्टेट हो जाता है, मतलब बिहार और यूपी मिला लो हो गया 33, ठीक है। 14 करोड़ बिहार की है और 25 करोड़ यूपी की, बस हम अमेरिका के बराबर हैं, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा है। और अब भी लोग समाज जागा नहीं है ना। इंडिया में हर दिन लगभग 86,000 बच्चे पैदा होते हैं। कितने? 86,000। मरते उतना नहीं है, इतना पैदा हुआ है। अगर ज्यादा मर जाती है ना तो जनसंख्या इतना ना बढ़ती, ठीक है। 86,000 बहुत बड़ा नंबर होता है ना, मतलब मोटा मोटी 1 लाख लोग, 1 लाख लोग पैदा हो रहे हैं। तो ये कीड़े मकोड़ों की संख्या देखी है, कीड़े मकोड़े चींटी उटी होती हैं, ऐसे बढ़ती हैं, ऐसे इंसानी आबादी बढ़ रही है।
जहाँ कहीं आप जंगल में देखो पहले कोई घर नहीं था, आज वहाँ कॉलोनी बन गई है, घर के घर बन गए। एक समय ऐसा आएगा लोगों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं होगी, इतने लोग हो जाएंगे। इसलिए ये हमारे आप सब लोगों के लिए जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगी, कैसे कंट्रोल होगी। आने वाली जनरेशन शादी करे लेकिन बच्चे ना करें। जरूरी नहीं है कि शादी करके, क्या शर्त है कि शादी कर लिया तो बच्चे ही पैदा हो गया, या कि एक बच्चा करे, ठीक है। पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी चलती थी, लेकिन अब एक की जरूरत है, और वो भी ना हो तो और अच्छी बात है, गोद ले लो कहीं से, एडॉप्ट कर लो। कितने बच्चे रहते हैं, सही बात। अनाथालय में जाओगे आप, लाखों बच्चे अनाथालय में पड़े हुए। आपको बच्चे पालने का बड़ा शौक है तो उनको गोद ले लो बस। आपको अगर बच्चे पालने का बड़ा शौक है, उनकी टट्टी पेशाब साफ करने का, तो गोद ले लो, करो साहब। लेकिन फिर भी समाज कहेगा नहीं नहीं अपना खून होना चाहिए। ये समाज का सब हिपोक्रेसी, ठीक है। 150 करोड़ ये भी नहीं है। हो गया। और जितनी ज्यादा अशिक्षा है जिस क्षेत्र में, वहाँ संख्या उतनी ज्यादा है। जनसंख्या का कॉन्सेप्ट किसी धर्म जाति संप्रदाय से नहीं है, किससे है? शिक्षा। जहाँ शिक्षित लोग हैं वहाँ सीमित जनसंख्या है, जहाँ अशिक्षित लोग हैं उस घर में आप देखोगे एक एक माँ बाप के 10-10 बच्चे। देखा है? कोई इसमें तो नहीं है, बुरा मान जाओ, कोई 10 भाई बहन है? 10? 5 है, देखा 5 है, देखा 5 ठीक है, माँ बाप उतना नहीं समझोगे पहले, लेकिन 10 होना तो बहुत बड़ी बात है ना। कैसे पढ़ाओगे आप, कैसे उनके खाने पीने रहने पहनने की व्यवस्था करोगे, मुश्किल होगा। वही बात है ना, वो कहते हैं बच्चे भगवान की देन है, भगवान की देन नहीं है, उन्हीं की देन है। लेकिन भगवान का सहारा लेके अपना पाप उन पे ठोक देते हैं, भगवान ने किया होगा, भगवान कहने वास्ते कह रहे मैंने क्या किया, मुझे क्यों डाल रहे हो। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना है और समाज को समझाना है। मेन बात ये नहीं कि यहाँ समझ लो इंजॉय करो मौज आ गई। कॉन्सेप्ट ये है कि आप समाज में एक अवेयरनेस लेके और समाज को, एक आदमी को भी रोक लिया ना तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया धरती पे। तो ऐसे उपकार आप करते रहे, करोगे? हाँ, चलिए, थैंक यू।